अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, DGISPR की जानिब से आज बड़ी अहम एक प्रेस ब्रीफिंग जिसके अंदर उन्होंने बड़ा खुलकर और बड़े वाज़े अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक शटअप कॉल दी है उन लोगों को जो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी एक सियासी जमात के साथ या किसी दूसरी सियासी जमात के साथ कोई डील कर लिया। ख़ास तौर पर उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का नाम लिया कि पिछले कुछ दिनों से ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ शायद कोई डील चल रही है। उन्होंने रद्द किया है इन बातों को और उनका ये कहना है कि ऐसे लोग जो हैं उनको सामने लेकर आया जाए, शवाहिद सामने लाए जाएं कि कौन डील की बातें करता है। उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ ये है इन डील की बातों का कि अवाम, इदारों और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा की जाए और इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो कहते हैं चलाई जाती है जिसके नतीजे में इदारे बदनाम होते हैं। ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा फॉरेन फंडिंग केस। उसकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कई अकाउंट्स छुपाए और पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में डिस्क्लोज या डिक्लेयर नहीं किए हैं। ऐसा क्यों किया गया और किस बेस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ये दावा करते नजर आते हैं कि उनकी जमात सुरखरू हो गई और एक एक पाई का हिसाब दे दिया है, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हमारे साथ सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब मौजूद होंगे, सूबाई वजीर बराए बैतुल माल और सोशल वेलफेयर पंजाब, और इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यावर अब्बास साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, आपको क्या लगता है क्यों ज़रूरत पेश आती है या आई आज DGISPR को आकर इस तरह से प्रेस ब्रीफिंग देने की और ये बात करने की कि डील की बातें की जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जाता है, मुल्क के इदारों को बदनाम किया जाता है और इदारों को दूर रखा जाए सियासत से? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम। आयशा, देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी जो सियासी हैं इनने अपने आप को गंदा किया है। पार्टीज़ अपने आप को कैसे गंदा करती हैं कि इनका मकसद ये होता है कि इलेक्शन हम जीतें तो सब अच्छा है, इलेक्शन हम हार जाएं तो फिर गड़बड़ हुई है। देखिए, पिछले इलेक्शन में खान साहब ने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि हमें धांधली के हमारे पास सबूत हैं, हल्के खोलें, नहीं खोले गए, फिर बोला 4 हल्के खोल दें, मेहरबानी करके। फिर आखिर में कोर्ट के ज़रिए ये सारी चीज़ें हुई और हमने साबित किया कि गड़बड़ हुई थी। देखें, इस्टेब्लिशमेंट को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, फ़ौज को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? ये मतलब ये लोग बातें नहीं, नाम नहीं लेते, नाम लें, खुल के नाम लेना, बताएं हमें अगर इतने दलेर हैं और इतनी ये लोगों के खैर ख्वाह हैं, हमदर्द हैं, डेमोक्रेसी के इतने खैर ख्वाह हैं, फ़ौज को क्यों गंदा किया जाता है? 2 इसके इश्यूज़ हैं जो मैं देख रहा हूँ। देखिए, फ़ौज को गंदा इसलिए किया जाता है कि फ़ौज हमारी एक प्रोफेशनल फ़ौज है। जब आज़ादी हुई इस मुल्क को मिली, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो बहुत एक हाई पेडिस्टल पे थे और फ़ौज उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया की हमें फ़ौज मिली, उसके अंदर हमें हमारा हिस्सा मिला, तो अभी तक हर चीज़ इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी। ऑल्दो उनका अपना एक सिस्टम था लेकिन इतना इस्टेब्लिश नहीं था। जितना वक्त गुजरा है, फ़ौज ने अपना प्रोफेशनलिज्म कहीं नहीं छोड़ा। उन्हें अपने अंदर किसी को बाहर से मुदाखलत नहीं करनी थी, जिसकी वजह है कि फ़ौज आज हमारी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक फ़ौज है। और आप देखें, इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है लेकिन फिर भी हमारी फ़ौज मुकाबला करने में कहीं भी पीछे नहीं है। एयरफोर्स ने दिखा दिया, फ़ौज ने भी कारगिल में दिखाया, बाकी जगह भी दिखाया। लेकिन हम लोग मजबूर कहाँ पे होते हैं अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कि जब ये लोग ऐसा नाम लेना शुरू करते हैं, दुनिया में कहीं भी आप अमेरिका उठा लें, पेंटागन बीच में शामिल होता है राय देने में, रॉयल GHQ शामिल होते हैं राय देने में, तो हमारे GHQ क्यों ना राय दे? देखें, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, मैं तो इस बात के हक में हूँ कि उसको फाल होना चाहिए, क्योंकि देखें जिस तरीके से जो मुसीबतें ये देख रहे होते हैं फ्यूचर में, उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करते हैं तो अपने पॉलिटिशियंस को भी आगाह कर सकते हैं। एक परमानेंट सीट होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो वहां पर ठीक है, अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बड़ी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन आज जो ये क्यों कर रहे हैं कि अंदरूनी सियासत जो है नहीं, ये उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जो हकीकतें हैं ना, वो पनामा के केसेस ने खोल दी हैं। अभी इनके पास और कोई तरीकाकार रहा नहीं है। इनके जो भी इनके मददगार, सहूलतकार इन लोगों के हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया कि इंडिया में मोदी क्या कर रहा था
और फिर उसी मोदी को रेड कार्पेट वेलकम यहाँ पे दिया जाता है। ये लोग इसलिए करते हैं कि अगर देखिए भी मैं एक ग्रास रूट का पॉलिटिशियन हूँ, मेरे किसी हल्के में किसी बैलेट बॉक्स में मैं आपको ईमानदारी हल्फन कह रहा हूं कि किसी की कोई मुदाखलत नहीं हुई। अच्छा यावर साहब, ये लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिशन की तरफ से बातें नहीं आती हैं, आपके अपनी जमात के कुछ रहनुमा, इवन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में जिस तरह की बात की कि ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है या एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म हो जाएगी, इससे भी ये तासुर मिलता है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। अफनानुल्लाह साहब, आपसे मैं जानूं कि लेकिन जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं इस सिचुएशन पे। जनरल साहब, क्या समझते हैं आप, एक शटअप कॉल दी है आज डीजी ISPR ने उन तमाम लोगों को जो इदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं मुल्क की सियासत के अंदर? जी, मेरी बहन, असल में मसला ये है कि अगर फौज जवाब ना दे तो फिर ये सवाल उठाया जाता है कि जी फौज चुप क्यों है। चुप होने का ये मतलब है कि फिर कुछ ना कुछ है गड़बड़। अगर फौज बोले तो फिर जैसे आज आपने सवाल उठाया कि उनको क्यों ये जरूरत पेश आई, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि फिर फौज क्या करे। बात यह है, जैसे मेरे भाई बता रहे थे, अपोजिशन वाले भाई भी अगर बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि फौज का ये फर्ज है कि जो भी हुकूमत अवाम की मर्जी से आए, अवाम के वोटों से आए, उनके साथ खड़ी हो। अब वो साहब जरा एक मताहत अदारा है, वो जो कुछ वो कहते हैं वो उनको करना पड़ता है, और वो साहब जरा जो लेजिटिमेट काम है वो करते हैं, जो इलेजिटिमेट है वो नहीं करते हैं। अभी मिसाल आपको मैं दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए फौज के बगैर, ठीक हो गए, लेकिन जब आजाद कश्मीर की बारी आई तो सभी ने डिमांड की जे वहां पर जो है ना फौज आए, और वो फिर आई और वो भी इंतखाबात अच्छे हो गए। अब KPK में ये जो अभी हाल ही में इंतखाब हुए, उसमें जो साइड जीत गई उसने देखा मुदाखलत नहीं थी इसलिए हम जीत गए। अब जो सेकंड हाफ के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें KPK गवर्नमेंट मांग रही है कि फौज है। अब अपोजिशन को ये चाहिए, मेरा ये उनको सजेशन है, इसकी मुखालफत करें और बहुत ज्यादा मुखालफत करें। जनरल साहब, मेरा ये सवाल है कि उन्होंने शटअप कॉल दी है आज, तो ये शटअप कॉल हुकूमती रहनुमा या जो अपोजिशन रहनुमा है उन तमाम लोगों के लिए कि इदारों को दूर रखा जाए सियासत से, उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश न की जाए। लफ्ज शटअप इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जी अगर किसी को कुछ है, किसी के पास कोई सबूत, तो वो पेश करे। हम कोई इस किस्म का काम नहीं करते, ना हमारा इस किस्म का काम करने का इरादा है। और ये मेरे ख्याल एक क्लैरिफिकेशन से फायदा आपको ये होगा कि जो थोड़ा सा गुम की सिचुएशन थी, कोई थोड़ा सा सियासी हलचल मची हुई थी क्योंकि खामोशी थी फौज की तरफ से, और इसका इफेक्ट जो है ना आपकी इकॉनमी पे भी पड़ते हैं, क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ता है, आपकी बाकी ट्रेडिंग पे फर्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल इस क्लैरिफिकेशन के बाद काफी चीजें बेहतर होने का इम्कान है। मेरे अपने ख्याल में इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि चीजें अब ज्यादा ऐसी नहज पे पहुंच गई थी कि लोगों ने बहुत ज्यादा चाय मगुइयां शुरू कर दी थी। तो अच्छा हुआ उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया। मैं समझूंगा कि क्लैरिफाई किया है, शटअप कॉल जैसी कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक से मैं बात कहूंगा कि फौज ने खुद क्लैरिफाई नहीं किया था, ये बकायदा सवाल किया गया था, तो जिसके ऊपर से उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, जवाब देना पड़ा। बिल्कुल ऐसे है। अफनानुल्लाह साहब, आज बाकायदा नाम लिया गया है नवाज शरीफ साहब का, चाहे सवाल उनसे किया गया था, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की गई कि शायद नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील जो है वो की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हो रही और हम जो है इस मामले में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आपकी जमात की तरफ से एक तासुर ये देने की कोशिश की गई, ये मुझे क्लियर कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और पता नहीं क्या होने वाला है। इससे लगता तो ऐसे ही था कि शायद कोई डील की बातें हो रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमारा ऑफिशियल स्टांस फ्रॉम डे वन ये था कि हमारी किसी के साथ ना कोई डील है, ना हमें किसी डील की ज़रूरत है। हमारी डील 22 करोड़ लोगों के साथ है जो पाकिस्तान के हैं। उसके अलावा हमें जिस दिन इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, हम जो है वो जीत जाएंगे। आप कंटोनमेंट के इलेक्शन देख लें, आप बाई इलेक्शन देख लें, आप खानेवाल का इलेक्शन देख लें, लाहौर का देख लें, फैसलाबाद का देख लें। आप तो हमें तो डील की ज़रूरत तो उनको होती है जो बैसाखियाँ लगा के इक़्तिदार में जो है वो RTS बिठा के आते हैं। हमें डील के करने की क्या ज़रूरत है? हम तो ये कहते हैं कि अवाम का हक हुक्मरानी जो है उसको तस्लीम किया जाए, और उसको जो है अगर तस्लीम किया जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया जाता तो फिर ज़ाहिर है हम उसके ऊपर जो है वो अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखेंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल स्टांस है। और मेरा ख्याल है इसके अंदर इस तरह करना कि शटअप कॉल है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल है गैर पार्लिमानी जो है आप लोगों ने वर्ड यूज़ किया, इस तरह की मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है।
और ना ही हमने क्या कहते हैं कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट की है, ना हमारा कोई इस तरह कोई है प्लान क्या कहते हैं कि किसी कोई डील का हिस्सा बनाया जाए। हम जो है वो जब भी इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो वो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, पूरा पाकिस्तान को पता है कि कौन जीतेगा। ठीक है। अच्छा यावर साहब, जो मैंने जनरल साहब की तरफ जाने से पहले आपसे सवाल किया था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के इजलास में ये बात की कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। उसके बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो अक्सर उनकी तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं कि बस अगले 3 महीने में ये होने वाला है और वो होने वाला है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो बयान दिया कि किसी का हाथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर से नहीं हटा है। इन बातों का फिर हम क्या मतलब लें? ये बातें अभी पता नहीं शेख रशीद साहब क्यों करते हैं, ये तो अभी उनसे पूछा जाए। लेकिन मैं बड़ा क्लियरली मैं बात करूं, मेरे भाई ने डॉक्टर साहब ने जो बात की फेयर एंड फ्री इलेक्शन की, देखिए मुस्लिम लीग नून ने कभी भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन में यकीन नहीं रखा। ये जब इस दफ़ा हारे हैं ना, तो अभी इनको सारी बातें जमहूरियत की याद आ गई हैं, इनको सारी बातें फेयर एंड फ्री इलेक्शन की याद आ गई हैं। इनको वो वक्त भूल गया कि जब इन लोगों ने कितने कितने हज़ार 30-30 हज़ार वोटों को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया और कई जगह पे इन लोगों ने बैलेट बॉक्सेस अपने ज़ोर बाजू के ऊपर इन लोगों ने स्टफ़ किए। इस दफ़ा इनको स्टफिंग की इजाज़त नहीं दी गई। देखें जनरल साहब की बात के साथ मैं इत्तफाक करता हूँ कि अगर फ़ौज को बदनाम किया जाता है, हमारा वो इदारा है जो इस मुल्क की एक बका का ज़ामिन है और हर फ़ौज होती है अपने अपने मुल्क की, अगर उसको बदनाम ऐसे किया जा रहा है बिल्कुल फ़ौज को एक साइड पे कर दिया जाए। लेकिन अगर फ़ौज को एक साइड पे कर दिया जाए तो जो हमारा वो टोला है जो ज़ोरे बाजू के ऊपर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है, हुकूमत की ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है, लोगों के साथ बॉम्ब्स बांध के उनके बैंक अकाउंट्स में से पैसा निकाल लेता है, ये 40 साल से यही दो पार्टियां आ रही है ना, ये सारी बातें हो रही हैं। और जो बातें ये लोग करते हैं कि फ़लाँ माफिया माफियाज जितने भी हैं, आप लाहौर में मेरे साथ 3 जगह पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नून लीग वालों ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया। गुजरांवाला के अंदर इनके बड़े बड़े लोग शामिल हैं बीच में। देखें अफवाज पाकिस्तान अगर बीच में नहीं होगी तो वो लोग जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन और ट्रू डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनको तो जगह ही नहीं मिलेगी। इस इलेक्शन में सिर्फ इनकी धांधली की इजाज़त नहीं दी गई। मेरा हल्का है, एक मैं कह रहा हूँ, एक बैलेट बॉक्स के अंदर जब काफ लीग की हुकूमत थी उस वक्त भी हम जीते, जब हम लोग ने इंश्योर किया कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इलेक्शन वाले दिन बेईमानी ना हो, वो लोग जोर बाजू से ना करें। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये किया, इंश्योर किया कि कोई आके अपने जोर बाजू से काम ना करे। वो नहीं हुआ ना तो नहीं हुआ। अभी ये मेरे भाई ने डॉक्टर साहब ने बात की कि फलां इलेक्शन, ये साबित करता है कि कहीं भी हुकूमत ने अपना जोर नहीं लगाया, हुकूमत ने किसी किस्म की धांधली नहीं की। वरना नॉर्म तो यही है कि जो हुकूमत होती है वही हर बाई इलेक्शन जीतती है। हम लोगों ने कम से कम ये साबित कर दिया कि हुकूमत ने अपने आप को पीछे रखा। अभी जितने बाई इलेक्शन में, एक बाई इलेक्शन में नहीं किया, इनके MPA सारे गए और कोई भी नहीं रुका। हम लोगों ने एक बात को क्लियर किया है कि यहाँ पे अवाम की रिट होनी बहुत ज़रूरी है। अवाम चाहती है कि PTI को जिताए, अवाम चाहती है PMLN को जिताए, पीपल्स पार्टी को जिताए, किसी और को जिताए। लेकिन सर डस्का इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन की, वो तो आप लोगों के खिलाफ ही आई थी। देखें उसमें होता यह है कि अगर कोई फर्द वाहिद गड़बड़ करे उसको सेंसर करना चाहिए, उसको बुरा कहना चाहिए। देखिए हम लोग जब तक ये बात करेंगे कि मेरी पार्टी का है तो सब अच्छा है, ऐसे नहीं है। देखें जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। सिर्फ रियासत पाकिस्तान, मेरा सवाल तो ये है ना कि आपकी अपनी जमात की तरफ से भी ऐसा तासुर देने की कोशिश की जाती है कि डील है या एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। देखिए आप अगर अमूमन देखें ना, जितने भी बातें ऐसी की गई ना, वो तंजिया तौर पे तंग करने के लिए एक बात की जाती है या मजाक उड़ाने के लिए बात की जाती है। मैं जो बात कहता हूं, देखें जो रियासत पाकिस्तान है ना, वो किसी की मोहताज नहीं है। हमारी हर चीज कुर्बान है इस रियासत के ऊपर, हमारी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है सिवाय रियासत पाकिस्तान के साथ, और ये होना चाहिए। हर सियासी को कहना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक डाकू लुटेरा लूट जाए, दूसरा आए लूट जाए, और हम फिर भी उनके पीछे लगे जाए, हम रियासत पाकिस्तान को पीछे कर दें। हम लोगों ने जाके खुदा को जवाब नहीं देना है, हमने कब्र में जवाब नहीं देना है। हमें पता है कि अगले ने कैसे पैसा कमाया है, लेकिन हम कहते हैं जी कि सबूत लाओ। वो यार खुदा का वास्ता है, सबूत लाना, वो तो फिर रोजे मैशर खुल जाएगा सब कुछ। लेकिन जिससे इस मुल्क को इतना बैकवर्ड किया है, इदारों को मादा परस्त बना दिया, रिश्वतें लेके लोगों को भर्ती किया, वहां पे मतलब ये चीजें जो है ना, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसी बेस के ऊपर तो ये ऑपोजिशन फिर जमातें कहती हैं कि जब अदालतों में कुछ साबित नहीं होता तो ये सियासी इंतकाम। देखिए अदालतों में जो साबित नहीं होता, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के ऊपर सवाल ये निशान आता है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि इन लोगों ने इन लोगों की कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी ही नहीं दी। मैं जरा इसका जवाब दे
दूं? नहीं, ठहर जाए जरा ना। तो इन लोगों ने कैपेबिलिटी बनी नहीं दी, इन लोगों ने हर जगह अपने मनमानी के अफसर लगाए, जिससे इन लोगों ने अपनी वो जस्टिस कयूम की फोन कॉल सामने है, हर चीज इन लोगों ने की है। मरियम सफदर की अभी सामने आपके, और परवेज रशीद की वो सामने आपके आ गई है। देखिए, ये बातें बताती है कि इन्हें हर तरीके से अपनी मनमानी की हुई नहीं। आपका पॉइंट आ गया। अफनान साहब, आप कोई कॉमेंट करना चाह रहे हैं? जल्दी से कर दें, उसके बाद मैं जनरल साहब से सवाल करना है और फिर हमें ब्रेक लेनी है। जी, मैं ये कमेंट करना चाह रहा हूं कि आप खुदा की कुदरत देखें कि जो प्राइम अक्यूज्ड हैं, रावलपिंडी जो यहाँ पे स्कैम हुआ है, या कहते हैं मोटरवे के साथ जो रीअलाइनमेंट हुई है इसकी, या कहते हैं मोटरवे की, जो प्राइम अक्यूज्ड हैं वो दूसरों को करप्शन के ऊपर भाषण दे रहे हैं टीवी पे बैठ के। अच्छा मेरे भाई, मुझे प्राइम अक्यूज का नाम बताओ, प्राइम अक्यूज का नाम बताओ पहले। मेरे भाई ये बातें करनी ना, ये बातें करनी काफी नहीं है। प्राइम अक्यूज का नाम बताओ, प्राइम अक्यूज का नाम बताओ। फरूजे नहीं, बताओ नाम बताओ, कहां पे लिखा हुआ है? वो कहां पे लिखा हुआ है? और यार बात सुनो, और टेलीविजन के ऊपर झूठ बोलना। मैं आपको ना, आप अपनी स्टेटमेंट दें, आप स्टेटमेंट दें, मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊं। इनको लाके आप लोग बता दें, इनको पहले चुप कराएं, इसके बाद मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा। ना बोलने देना, इनको चुप कराएं, पहले ना बोलने दें, इनको चुप कराएं, अपना खिताब कौम से बंद करें। कहते हैं चोरों से, क्या कहते हैं चोर, ये पीटीआई का वो है कि जो खुद चोर है ना, वो आके टीवी पे भाषण देता है करप्शन के ऊपर। आप लोगों ने नोवा के अंदर माल बनाया कि नहीं बनाया? आप लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी में माल बनाया कि नहीं बनाया? बताएं ना आप आवाम को, कहां से आपने ये रावलपिंडी जो मोटरवे को इन्होंने रीअलाइनमेंट करवाई है, उसमें इन्होंने माल बनाया कि नहीं बनाया? ये बताएं। उसकी तफ्तीश कब खत्म होगी? आप और जुल्फी बुखारी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बताएं कब तफ्तीश खत्म कर रहे हैं आप उसकी? उस वक्त आपको रियासत का याद नहीं आया? आपने गरीब लोगों के 5-5 मरले 10-10 मरले की जमीनों लेके उसके बाद पैसा खा गए हैं आप लोग। बताएं उसका क्या कहते हैं, कौन हिसाब देगा? इस तरह बैठ के दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं टीवी के ऊपर। अपना बताया ना, क्या कहते हैं माल, आपका इतना माल कहां, आप अरबोपति हैं, कहां से आया आपके पास इतना माल? जवाब देता हूं, आपने कमाया, अपना बताया ना, टैक्स सारा का सारा रिटर्न सारे पाकिस्तान को आप लोग चोर बोलते हैं। आपका पॉइंट आ गया जनरल साहब। अब आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद आपको लगता है कि रास्ता जो है वो बंद हो जाना चाहिए, ये डील की बातें करने वालों का, एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये रास्ता बंद हो जाना चाहिए? चाहिए वाली बात तो आपकी ठीक है, लेकिन होगा नहीं। उसकी वजह ये कि जब मैं तो सियासत के बारे में ज्यादा शुद्ध नहीं रखता, इसलिए इस बहस में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसे नजर आता है कि लोग किसी न किसी का या तो कंधा तलाश करने की कोशिश करते हैं, या कोई ना कोई स्केप गोट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर ये इंस्टीट्यूशन जो है वो आ जाते हैं। तो फौज ने तो ये देखें, फौज का ये फर्ज बनता है कि हुकूमत जब उनको इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाए, जैसे मेरे भाई कह रहे थे, तो उसको आना पड़ता है। उनके पास कोई इनकार का रास्ता नहीं है। इसी के सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म दे फौज को, वो मानना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन अगर कहे कि जी हमें हमारी मामलत की जरूरत है, उनको आना पड़ता है। तो ये चीजें आपस में सियासतदानों को तय करनी चाहिए कि इस किस्म की डिमांड हुकूमत ना करे जिसमें कंट्रोवर्शियल बने हमारे इदारे, तो वो मुल्क के लिए भी अच्छा है और हमारी सियासी जमातों के लिए भी अच्छा है। तो हमें तो ये दुआ करनी चाहिए। बाकी ये जो आप कह रही हैं कि अब रास्ता बंद हो जाना चाहिए, ये रास्ते बंद होने वाले नहीं है। ये रास्ते बस ऐसे ही हर कोई इस्तेमाल करता है इसको, और अल्लाह करे कि कोई ऐसा मौका आए कि इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि रास्ते बंद हो जाए। मेरा अपना वैसे ये मैं क्योंकि किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए मैं कोई किसी के हक में या किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। ठीक है जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, बाद हमें बात करनी है कि शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है और कौमी हुकूमत बनाने की बातें भी की जा रही हैं, ये किसकी जानिब से की गई? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी शेख रशीद साहब के बयान की। वो ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ जा रहा है। क्या कहना था उनका, पहले वो सुन लेते हैं, वापस आएंगे उस पर बात करेंगे। पोजीशन को भी कहना चाहता हूं, अकल से काम लें। इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जी, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के एलाए हैं फंक्शनल मुस्लिम लीग सदरुद्दीन शाह राष्ट्री साहब जो हैं, उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं कि इंतखाबात हो सकते हैं या कौमी हुकूमत जो है वो अगले 3 महीने के अंदर बन सकती है। अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी की थी कि कोई वफाकी वज़ीर मुल्क से बाहर ना जाए, अगले 3 महीने बड़े अहम हैं।
ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। अफनान साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, क्या अपोजिशन जमातों को भी ये लग रहा है कि कोई कौमी हुकूमत बन सकती है या फिर मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है? देखिए, हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाए तो पाकिस्तान जो है वो सीधे रास्ते के ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह के इलेक्शन के 2018 के इलेक्शन के बाद हुकूमत आई है, इन्होंने तबाह बर्बादी के अलावा इस मुल्क में और कुछ नहीं किया। आप हमारे इंटरनल डेट देख लें, वो डबल हो गए हैं। हमारा एक्सटर्नल डेट $30 बिलियन से ज़्यादा बढ़ चुका है और माफियाज ही माफियाज हैं। आटा माफिया, चीनी माफिया, आपकी फार्मास्यूटिकल माफिया, आपकी लैंड माफिया, ड्रग माफिया, कौन सा माफिया है जो नहीं है कहते हैं और दूरे पटी हुई हैं। मतलब 50 रुपये किलो चीनी छोड़ी थी, 160 पे पहुंचा दी। और ये सादिक और अमीन है। 35 रुपये किलो चीनी आटा छोड़ा था, 70-80 रुपये किलो पे पहुंचा दिया सादिक और अमीनों ने। और बिजली का बिल 11 रुपये पर यूनिट छोड़ा था, 28 रुपये पर यूनिट सादिक और अमीनों ने पहुंचा दिया। तो बस फिर जब मुल्क के हालात इस नहज पे पहुंच जाएं कि हर तरफ तबाह और बर्बादी हो, और बजाय इसके कि हुकूमत आके जो है वो कोई प्लान दे या आवाम के जो जख्म है उसके ऊपर मरहम रखे, ये आके ऊपर से टीवी पे भाषण देते हैं कि क्या कहते हैं अपना जो है वो सब कुछ ठीक है, महंगाई है ही नहीं, मुल्क में सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, बल्कि मुल्क तरक्की कर रहा है। तो जब इस तरह के लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएं, तो उसके बाद जो है वो मुल्क का क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं ना कि क्या किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द नए इंतखाबात हों, उसके अंदर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करें। जो जीते, बेशक पीटीआई जीते, हम उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन को ये इस चीज़ को हम तस्लीम नहीं करेंगे कि 5-5 बंदे पोलिंग स्टेशनों में बंदूकें लेके घुस जाएं और वो हमारे भाई को, बुखारी साहब को जितवा दें। वैसे ये कभी भी ना जीते, ये ज़बरदस्ती क्या कहते हैं इनको जितवा दिया जाए और जो अवामी नुमाइंदे उनको हरवा दिया जाए। इस तरह के इलेक्शन को हम कभी भी नहीं तस्लीम करेंगे। और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाला मामला हुआ है कि फॉर्म 45 नहीं दिए, RTS बिठाया, पोलिंग स्टेशनों के अंदर बंदे घुसाए गए बंदूकें लेके और हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया। इस तरह का इलेक्शन तो कोई नहीं मानेगा। और खाली हम नहीं ये कहते, जमात उलमा इस्लाम ये कहती है, पीपल पार्टी ये कहती है, तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय पीटीआई के। यानी आप ये कहते हैं कि इंतखाबात जो होना बेहतर ऑप्शन है। ठीक है अफनान साहब। यावर साहब, आपकी अपने रहनुमा जो आपके अपने एलाइज हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि इंतखाबात भी हो सकते हैं, कौमी हुकूमत भी बन सकती है, तो किस तरफ जब आपका जब टेन्योर आता है ना और दुनिया के हालात जिस तरीके से होते हैं वो रिफ्लेक्ट आपके मुल्क में भी करते हैं। आपके मुल्क के अंदर क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है, क़ुव्वत ख़रीद कम है, तो उसकी वजह से वो हालात ज़्यादा बुरे भी लगते हैं। हम लोगों ने इस दौर के अंदर इनको ऑफ़र की थी कि जहाँ जहाँ पे इनको शक है कि बेईमानी हुई थी, प्लीज़ सामने आए। हमारी पीटीआई की पंजाब के अंदर ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इन लोगों से ज़्यादा। अभी मेरे भाई डॉक्टर साहब ज़्यादा पर्सनल होने के चक्कर में हैं तो अपनी ज़रा जोश दिखा रहे हैं। इनको दरअसल में इन्हें अपना होमवर्क करके आए नहीं हैं। ये अगर होमवर्क करके आए होते ना, तो जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और काफ लीग का वो तूती बोलता था ना, हमने तब भी उस हलके में वाहिद हमारी सीट थी जो हम जीते थे और नून टोटली वाइप आउट हो गई थी। उसके अलावा 2013 में नून ने 4 सीटें जीती और हम लोग वाइद थे कि जो हम लोग अपना हल्का जीते। अगर अपना होमवर्क नहीं करके आते हैं तो अलग बात है। फिर इन्हें एक और बात की और मैं इसके ऊपर जवाब देना चाहता हूँ। इन्हें बोला कि इन लोगों ने रीअलाइनमेंट में करप्शन की है। वहाँ पे नाम आता है डॉक्टर तौकीर का और नाम कोई नहीं लिया गया है। जो इनने काम नहीं किया ना, पढ़ा नहीं है, तो क्योंकि वो फ़ोन के ऊपर ट्वीट्स इनको वो मैसेजेस आ रहे हैं तो ये उसके मुताबिक वो जवाब दे रहे हैं ना। क्योंकि जब काम एक नायल बंदे ने नहीं किया होता है ना, नायल बंदे ने जब काम नहीं लिया होता है ना, काम नहीं किया होता है ना, अपना होमवर्क नहीं किया होता है ना, तो फिर ये इस किस्म की फिर बोंगियां मारने की आदत होती है ना। करने दे मारने दे जो मारते हैं। देखिए अभी उसके अंदर हुआ क्या है, उसके अंदर एक ही जगह है जहाँ पे रीअलाइनमेंट हुई है। रीअलाइनमेंट हुई कि वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि इनका दिमाग को मैं क्लियर करूं ना, जो इनकी जहालत है उसको साफ करूं। उसके अंदर हुआ यह कि जो मरगला एवेन्यू है ना, जो मरगला एवेन्यू है वो उसकी अलाइनमेंट आज नहीं बनी। वो जब इस्लामाबाद बना तब से मरगला एवेन्यू और ये सारे एवेन्यूज की अलाइनमेंट थी। वो रोड जाती है डॉक्टर तौकीर जो नानेहाल है, जुल्फी का जो नानेहाल का जो जुल्फी का जो नानेहाल है उनकी ज़मीनों के बीच में से गुजरती है। वहाँ पे रिपोर्ट में कहा यह गया, नाम नहीं लिया गया, न कहा यह गया कि एक सियासी असर रसूख वाले बंदे ने असर इस्तेमाल करके
उसको अपने रिश्तेदारों को फायदा दिया जो डॉक्टर तौकीर की फैमिली है, और वो कभी भी इसलिए नहीं हुआ कि मरगला एवेन्यू की जो अलाइनमेंट है वो आज नहीं बनी है, वो कब से बनी है। अच्छा, फिर ये जो बात कर रहे हैं कि अटक लूप जो है ना, जो अटक लूप है ना, बात सुन लेना, अगर हौसला नहीं है तो फिर आप बात कर लें, मैं फिर आपको जवाब दे रहा हूं ना, उस पर सुन ले पूरी बात, क्यों ये जहालत की निशानी होती है ना कि वो आपको मैसेज आ जाए और आप शुरू हो जाते हैं ना, आपको मैसेज है आप शुरू हो गए, तो मेरी बात अभी जवाब सुनिए। अटक जो लूप है, जो अटक लूप है, वो अटक लूप बना क्यों है? वो अटक लूप इसलिए बना है कि इनको पता ही नहीं कि वो जो, तो सुन ले ना, फिर हौसला रखे ना, घुट के रखो जरा, मैं जवाब देना पे कोट के रखो, जरा कोट के रखो, जरा सुन लो। अच्छा, वो जो अटक लूप है वो क्यों बना? वो अटक लूप खैरी मूरत से घूम के आता है, जिससे जहां पे हमारी ना जमीनें है ना कुछ है, कोई हमारा वास्ता नहीं है। वो बनाया क्यों? कैप्टन महमूद ने क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे तकरीबन 94 हाउसिंग सोसाइटीज है। अभी आपकी जो आपकी जो है ना मेट्रो, ये क्यों नहीं एयरपोर्ट तक चल रही है? क्योंकि कामयाब नहीं है। वो कामयाबी सिर्फ तब होगी अगर उसको फतेह जंग से कनेक्ट किया जाए और पैसेंजर्स आए। पैसेंजर्स नहीं आएंगे तो सब्सिडी इतनी ज्यादा दी जाती है, जैसे हम ऑरेंज ट्रेन में दे रहे हैं, मेट्रो में दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो सब्सिडी कम से कम हो। तो उसके लिए हम इसके लिए बोल रहे हैं कि फतेह जंग को कनेक्ट करो, नहीं किया जा रहा है। एयरपोर्ट बिल्कुल फतेह जंग के अंदर ही है ना, करीब ही है, सिर्फ शहर को कनेक्ट करना है। तो इनको ये बात का पता ही नहीं है कि वो खैरी मूरत है किधर, इनसे पूछे जरा, इनको खैरी मूरत का नहीं पता है, अटक लूप क्या है इनको पता ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ वाज़ेह इसलिए किया है कि जुल्फी के ऊपर इल्जाम कोई भी नहीं है, सिर्फ कमिश्नर साहब की रिपोर्ट जो है उसके अंदर है कि भाई डॉक्टर तौकीर को फायदा दिया गया और कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब ये फजूल की बातें हैं। अगर इनको इतना जोश है ना, मैं बोलता हूँ मर्द बने और कोर्ट में लेके जाए, मर्द बने, अपनी मर्दानगी मुझे दिखाएं। इस तरह तो जा ही नहीं सकते ना, जा ही नहीं सकते ना, आज का टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अभी मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट चल रही होती है, हालात ऐसे होते हैं ना, हालात ऐसे होते हैं ना, आप एक स्टेटमेंट दे, मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊं, आप एक स्टेटमेंट दे, मैं आपको कोर्ट में लेके जाता हूं, हत्या की इज्जत के ऊपर। ओ मर्द बनो, बयान दो, मर्द बन के बयान दो। देखिए, जहां तक बात है इलेक्शन की ना, जब भी गवर्नमेंट्स आती हैं और ऑपोजिशन शोर मचाती है और इस किस्म की बातें होती है, इंस्टेबिलिटी जब आती है, तो उसके अंदर होता क्या है कि भाई इलेक्शंस की बातें शुरू हो जाती हैं, चेमगोइयां शुरू रहती हैं। ये ख्वाहिशात इनकी हो सकती है, कोई इलेक्शन भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अगर इन लोग एलाइज कह रहे हैं, नहीं एलाइज कहते रहे, जो भी कहता रहे, देखें उसमें है क्या। देखिए, जब भी देखिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, ये आपका लिटमस टेस्ट क्या होता है कि जब आपके फाइनेंस का बिल आता है, उसके अंदर आपके साथ बंदे खड़े हुए नहीं खड़े, आपकी वोटें पूरी है कि नहीं पूरी है, ये एक अदद बात कर देना, उससे मैं कभी भी इसको मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेता हूं, उसको मैं नियर रियलिटी तो कोई बात ही नहीं है। देखें, इस मुल्क के अंदर जब तक आपकी टेन्योर की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके बुरे लोग नहीं निकलेंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे। वो आएंगे क्यों, कैसे आएंगे? कि आपके हर 5 साल का टेन्योर पूरा हो, और वो जब तक कोई हुकूमत बिल्कुल तबाही कर रही हो ना, टेन्योर पूरा होता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देखें जी, ये लोग कहते हैं ना कि नाअहल है, हमने एक्सपोर्ट्स को तकरीबन $30 अरब पे साल हम पहुंचा देंगे, $15 अरब तो हो चुका है आपका, आपकी रिमिटेंसेस 30 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई हैं, आपका जो एक्सटर्नल डेट है उसकी रिपेमेंट्स रेगुलर हो रही है, और हम लोगों ने उसको 85% के ऊपर हम उठा के ले आए हैं। देखिए, ये जितनी बातें करते हैं ना, चीनी ₹5 पे मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे, ये ₹40 पे ले गए। 2009 में इन लोगों ने चीनी एक्सेस बेची और फिर क्रशिंग सीजन को डिले करके ₹140 किलो पे ये चीनी ले गए थे, ₹140 किलो पे छोड़ के गए। अभी इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, 2009 में ₹140 पे ये चीनी ले गए, और ये हुक्मरान थे, इनकी अपनी शुगर मिले थे। वक्त कम रह गया है जी। अफनान साहब, अब आपके पास है मौका, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 15 जुलाई 2021 की डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है, जिसका उन्वान है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम, ठीक है ना। उसके अंदर प्राइम अफनान साहब, ये हमारा टॉपिक नहीं है ना आज का, हमारा आज का टॉपिक नहीं है ये, इसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम कर लेंगे, आपको बुला लेंगे। डॉन न्यूज़ के अगर हम अखबार आप ये बता दें, मैं फिर नवाज शरीफ सबसे बड़ा डाकू है, मरियम चोर है, नवाज शरीफ डाकू है, हसन हुसैन चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये तो मैं बातें सारी मैं कर सकता हूँ। मतलब आप एक जाहिल इंसान है, जिसका क्या बहस की जाए, एक जाहिल इंसान है, आपसे क्या बहस करूं। हमारे साथ यावर अब्बास बुखारी साहब और डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं, और आप लोग देख ही रहे हैं, एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन की कोशिश मैं बहुत देर से कर रही हूँ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रेक की बनती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक जानेंगे। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें अब ज्वाइन करेंगे कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। हमें ज्वाइन कर लिया है सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो ममनुआ फंडिंग का केस है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, इस पर हुकूमत तो शादियाने बजा रही है कि वो सुरखरू हो गई हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है वो कुछ और कहती है। वो कहती है कि 53 अकाउंट छुपाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके साथ साथ 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई है। और उसके बाद ये कहा जाता है विफाकी वज़रा और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कि थोड़ी सी शायद गलत फहमी हो गई स्क्रूटनी कमेटी को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिसने ये रिपोर्ट जो है सारी बना के दी थी, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी ने उनसे कहा था कि उनको ये रिपोर्ट बना के दी जाए कि PTI के जो अकाउंट्स है उसके अंदर कितनी रकम की ट्रांजैक्शन होती रही है। सर, ये कितना अहम इशू है, सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं किसी भी सियासी जमात के लिए, अगर कोई गैर मुल्की या ममनुआ फंडिंग के ज़राए निकल आते हैं तो फिर किसी भी जमात के लिए इसके असरात क्या होंगे? देखिए, असूली तौर पर जहाँ तक हमने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी के तमाम रिपोर्टें हमें सिर्फ ज़ाहिर है हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में पढ़ी हैं, और जो इसकी जो 250 पेज पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है वो तो अपनी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन तमाम उसके खदोखास तो सामने आ गए हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि इस कदर अहमियत की हामिल स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉइंट वो पेश कर दिया कि जनाब तहरीक इंसाफ ने 32.5 करोड़ की रकम जो है वो पोशीदा रखी, और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने असासे जमा करवाए पार्टी फंड के हवाले से, पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्डर के तहत, वो उसमें ये कहा कि 32 करोड़ के पोशीदा किए गए, जाहिर नहीं किए गए। साथ साथ स्टेट बैंक ने यह भी कहा कि जनाब तहरीक के इंसाफ ने हमें पंजाब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक, UBL और खैबर बैंक, इनकी तक रसाई नहीं दी। तीसरी बड़ी अहम बात स्टेट बैंक ने यह कहा कि जी न्यूजीलैंड में और इसी तरह से न्यूजीलैंड के अलावा कनाडा के बैंकों में जो उनके अकाउंट जमा थे वहां तक हमें रसाई नहीं दी गई। यानी असूली तौर पर तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपने जो जराए हैं इनकम के, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 210 के तहत, वो उन्होंने उसके मुताबिक अपने फंड जाहिर नहीं किए। सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताया, सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बताया। ये सारी सूरत हाल तो बड़ी संगीन जा रही है। और अब ये हवाओं में बातें कर रहे हैं कि जनाब हम ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें साफ शिफाफ निकल आए। एक और बड़ी बात, साथ जो फॉरेन फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग, उसके बारे में भी रिपोर्ट आ चुकी है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के तहत ये आया है कि जनाब ये तकरीबन 22-23 लाख डॉलर जो हैं वो ममनुआ फंडिंग के ज़िम्मे में आते हैं। तो इत्तदाई है, बाकी न्यूजीलैंड बैंक और स्टेट बैंक ने जो कहा है, कनाडा के बैंक की तो पता ही नहीं वहाँ कितना पैसा जमा था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी अहम बात यह है, अगर ये 25-30 लाख डॉलर जो है ममनुआ, ये अगर जब्त हो जाता है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 में ये है, एक डॉलर भी अगर किसी ने फॉरेन फंडिंग में दे दिया जो ममनुआ के ज़िम्मे में आता है तो जब्त हो जाएगा। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जनाब अगर किसी ने उस पार्टी को ममनुआ तरीके से ट्रांसपोर्ट की सहूलतें प्रोवाइड किया, वो भी ममनुआ में आती है। ये बड़ी सेक्शन 204 बड़ी अहमियत का हामिल है। अब उसके तहत जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनका फंड जब्त करता है, मंजमत तो नहीं करेगा, जब्त करेगा, बहके सरकार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले करेगा, तो फिर उस पार्टी की साख कहाँ रह जाती है। आवाम ये पूछेगी कि जनाब आप तो ममनुआ फंडिंग के जरिए पार्टी चलाते रहे, ठीक है, कोई एक्शन ना लें, खामोश तैयारी कर लें, लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी, मीडिया, अपोजिशन ये पूछेगी कि जनाब ये जो लाखों डॉलर पाउंड जब्त कर लिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, इसका मतलब ये कि आप अच्छा इसका जवाब भी वो पेश करते हैं कंवर दिलशाद साहब, ये हुकूमती रहनुमा जो है वो जवाब ये पेश करते हैं 31-32 करोड़ रुपए जिनकी बात की जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल किया गया, इसलिए डबल काउंटिंग हो गई। विफाक की सतह से सूबाई सतह पर जो है रकम ट्रांसफ़र की गई, वहाँ पर भी डबल काउंटिंग हो गई। 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनी और ये केस तकरीबन 2014 से जो है चल रहा है इलेक्शन कमीशन में। तो ऐसा कैसे मुमकिन है
कि ये डबल काउंटिंग हो जाए या इस तरह की गलती स्क्रूटनी कमेटी या फिर स्टेट बैंक की रिपोर्ट है ना, ये स्टेट बैंक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह से ह्यूमन एरर के जरिए डबल काउंटिंग किसी भी रकम की हो जाए? ये हकायक के बरक्स बातें कर रहे हैं। वो वजीर आजम पाकिस्तान की मसरूफियत को मद्देनजर नहीं रख रहे। वो बड़े मसरूफ आदमी है प्राइम मिनिस्टर, उनको ये तमाम जो उनके एडवाइजर हैं या कानूनी आईनी माहिरीन हैं वो उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा बैठा हुआ है, उसमें अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, उसी कमेटी के अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उसके 2 इंतहाई काबिल तरीन नुमाइंदे उसके मेंबर हैं स्क्रूटनी कमेटी के। तो आप ये बताइए इसके इतने बड़े एक्सपर्ट की मौजूदगी में जो इन्होंने तमाम बातें लिखी हैं, ये तो वैसे तो नहीं लिखी जो हमारे मिनिस्टर बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मामला बड़ा सीधा है। 1-2 पॉइंट आते हैं जो भी हमारे एंकरों ने या बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ममनुआ वो जब्त हो गया। नंबर 2, हकायक छुपाए। तो जनाब हमारे जो वज़रा तर्जुमान जो हैं उनको महसूस नहीं हो रहा कि जनाब हकायक छुपाने की सजा कितनी बड़ी है। हकायक छुपाने के लिए तो जनाब 32 करोड़ 50 करोड़ से ज्यादा रकम जो है उससे भी ज्यादा हकायक छुपाए गए हैं। वो खुद लिखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हकायक छुपाए तो उसकी तो सजा 3 साल की है और सजा 3 साल को किसको देंगे? अच्छा गवर्नर शाह साहब, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस तरह के मामले में अगर ये सामने आ जाता है कि गलत बयानी की गई, हकाइक छिपाए गए, तो क्या यहाँ पर भी आर्टिकल 62-63 का इत्तलाक होता है? सादिक अमीन कोई शख्स है या नहीं है, इस चीज का इत्तलाक फरमा रही हैं आप। ये आगे स्टेप बाय स्टेप है। इस तहरीके इंसाफ को स्क्रूटनी कमेटी ने बड़े अच्छे तरीके से शिकंजे में ले लिया है। इनकी शिकंजे में ले लिया गया है। इनके जो माहिरीन है वो स्टेट बैंक के नुमाइंदे। अब ये जनाब सबसे बड़ी अहम भाई तो आ जाएगा, अपोजिशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब इन्होंने हकायक छुपाए। इलेक्शन कमीशन का जो फुल बेंच जिसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है वो फुल बेंच जो है दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद फैसला देगा। उन्होंने फैसला पहली बात तो ये देना होगा कि ये ममनुआ फंड जब्त हो गए और साथ उन्होंने ये भी कहना पड़ेगा कि जब सेक्शन 215 के तहत भी ये जद में आ गए, जब इनकी पार्टी ने जो फंड जो पार्टी ने जो खासे जमा कराए वो जो मुस्तरद हो गए, तो 215 ये कहता है कि वो पार्टी जो 210 के जिम्मे में नहीं आती, जिसने 210 से इनराफ किया है या नेगेटिव किया है, उस पार्टी और ममनुआ फंडिंग जब्त हो गए हैं, उस पार्टी का सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसको वापस दे सकता है और उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी तहलील हो सकती है। पार्टी प्रकार रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी पार्टी को कारदम करार देने की पोजीशन में आईनी तौर पर नहीं है, लेकिन उनका सिंबल और पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन एक्ट 215 में दे दिए गए। तो अब ये अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर फैसला करते हुए इनको आप कर देता है, इनकी सिंबल वापस ले लेता है, तो पार्टी कहाँ खड़ी है फिर? पार्टी के जो कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के जो सेनेटर मेंबरान हैं वो सब के सब जो है वो आजाद हो गए बगैर पार्टी के। इस लिहाज से ये मामला बहुत सीरियस जा रहा है। ये इन्होंने गौर खोज करना चाहिए। शायद आपकी मसादत से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इंतहाई काबिल तरीन टीम है या दोस्त है वो उन तक बात पहुंचा दें कि ये मामला संजीदा है, इसको आप संजीदगी से लें। अच्छा डैमेज जिन साथियों की आप बात कर रहे हैं ना वो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ये मौक़िफ़ भी अपनाया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ निकल आती है तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो इमरान खान साहब नहीं होंगे, बल्कि वो अकाउंटिंग फर्म होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी जिसके ज़रिए जो है ये सारे फंड्स जो हैं वो मुंतकिल किए गए या सामने आए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा ही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होगी, बल्कि उस ऑडिट फर्म पर या उस एजेंट के ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी जिसके ज़रिए ये फंड्स मुंतकिल किए गए अकाउंट में? इसका तोयन तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना है ना। उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो है फुल कमीशन वो फैसला करेगा और इसके बाद अगर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है कि जनाब इस पार्टी का ममनू जब्त कर लिया गया है, तमाम फंडिंग जो है गैर मुल्कों से आते रहे,
इन्होंने हकायक छुपाए, 32 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे, बैंकों का हिसाब नहीं दे रहे, न्यूजीलैंड बैंक का हिसाब नहीं दे रहे, स्टेट बैंक कह रहा है कि वो हमें रसाई नहीं दे रहे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जा गया तो फिर बात आगे तक पहुंच जाएगी और हालात इनके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जहां तक इमरान खान की अहलियत के बारे में इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही करेगा। लेकिन बादी नजर में सबसे बड़ी अहम बात हमें जो नजर ये आ रही है कि जो इमरान खान के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन्होंने इसमें अदम दिलचस्पी की, सही रिपोर्ट तैयार नहीं की, ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें नाकिस है। वो उन्होंने इमरान खान को एक्शन लेना चाहिए था। इन्होंने जो ऑडिटर रिपोर्ट रखी हुई है, ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंट में फर्म रखी हुई है, वो फर्म 5 साल से वही सेम रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करा रही है, उसमें कोई तब्दीली तरमीम नहीं कर रही, सेम बगैर डेट के, तारीख भी नहीं डाली। इतनी अदम दिलचस्पी के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इलेक्शन कमीशन को अपने तमाम असासे जमा करवाए। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के तलब करना चाहिए कि तुमने मेरे साथ ये क्या धोखाबाजी की। लेकिन बहरहाल उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। लेकिन बहरहाल इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ बड़ी अहम जिम्मेदारी ऐड हो गई है और इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत अच्छा फैसला किया था कि जो आदिल सवाती और फवाद चौधरी की माफीनामा कबूल कर लिया। अब देख रहे हैं इतना बड़ा केस आ रहा है, उन्हें मिनिस्टर खामोश बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा कवर दिलशाद साहब, पिछले 7 सालों में हमने ये देखा है कि इस हुकूमत की जानिब से या इस पार्टी की जानिब से, जब ये हुकूमत में नहीं थी, डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। 6 मरतबा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया, उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी बनी तो उसके दायरे इख्तियार को भी चैलेंज किया गया कि अकाउंट्स की तफसीलात या उसकी तहकीकात करने का इख्तियार इस कमेटी के पास नहीं है। तकरीबन 54 मरतबा ये कोशिशें की गई। अब 18 जनवरी को आपको लगता है कि इसके ऊपर काम जिस तरह से अभी तक हुआ है वैसे ही चलेगा या फिर उसमें भी कोई कोशिश की जा सकती है, कोई ताखीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं? इसमें 2 बड़ी बात होगी। इसमें एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। वो पंडोरा बॉक्स ये खुलेगा कि जो तहरीक इंसाफ के जो डिफेंस काउंसिल हैं, कावर शाह बहुत शरीफ आदमी है, काबिल आदमी है, जज रहे हैं हाई कोर्ट के और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वो अपने दलाइल बड़ी खूबसूरती से पेश करेंगे, फिर बिल्कुल काबिल तरीन आदमी है। लेकिन इसके साथ साथ वो बड़े डिफेंस तो करेंगे अपनी पार्टी का, करना भी चाहिए, उनके वकील हैं उनके। लेकिन उसके साथ साथ जो अकबर बाबर जो है, उन्होंने इससे भी ज्यादा वो रिपोर्टें, वो असासे और वो खुफिया अकाउंट उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमीशन के सामने पेश कर देने हैं। जो स्क्रूटनी कमेटी में भी बाकायदा बहस हुआ, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने उसको बकौल अकबर बाबर के नजरअंदाज कर दिया। वो सारी रिपोर्टें जाएगी और ये बातें जैसे कि ये आ रहा है कि जी न्यूजीलैंड का बैंक में अकाउंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्शन लेता है। इस तरह से जिस तक रसाई नहीं दी गई पीटीआई की जानिब से, न्यूजीलैंड के बैंक का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी अहमियत का हामिल है और अकबर बाबर ने वो अकाउंट बताने हैं इलेक्शन कमीशन की जो बाकायदा हेयरिंग होनी है। तो ये सारी चीजें सामने आएगी। ये चंद ज्यादा नहीं लगेगा। इलेक्शन कमीशन का जहां तक हमारी इतला है, ये 15 दिन तो दे दिए उन्हें खावर शाह के कहने पर, लेकिन इसके बाद ये डे टू डे हेयरिंग होनी है और डे टू डे हेयरिंग करने के बाद ये फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ये फैसला आ जाएगा। अब इसमें डिले टैक्टिक्स नहीं चलेगा, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगे आपके मुताबिक। सही। और आप ये कह रहे हैं कि बड़ा सीरियस मामला हो चुका है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि अब स्क्रूटनी कमेटी ने शिकंजे में कस लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी जमात को। लेट्स सी 18 जनवरी को अब इस सिलसिले में क्या होता है, क्या अपना जवाब जमा करवाते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।